नहीं हो रहा, वो लाइफ रहने दो। कौन सा सिचुएशन है, तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि थोड़ा अर्ली है। मेरे ख्याल से अगर 5th में होता या 4th में होता तो थोड़ा ज्यादा सेंसिबल होता, इसलिए क्योंकि यू हैव नॉट गॉन थ्रू एवरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ HRM, OB एंड PPM। PPM ठीक है, आपका क्लियर है, लेकिन POM में बहुत ज्यादा थियोरीज के बारे में नहीं है, हमने बस मोटिवेशनल थियोरीज पढ़ा है। OB में आपने टीम, ग्रुप और मैनेजेरियल लीडरशिप स्टाइल ये सब पढ़ा होगा, तो फिर भी आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर आप HRM भी पढ़ लिए रहते तो जितने केसेस HR से रिलेटेड थे वो आप तुरंत समझ जाते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कौन सी मैनेजरियल थियोरी को या प्रिंसिपल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। HRM फिर भी मुझे मालूम है आप लोग का एड ऑन के तौर पे HRM का एक एड ऑन हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, राइट? अगर उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया होगा तो, राइट? ठीक है, मैं सिर्फ HR रिलेटेड केसेस ही नहीं सॉल्व कराऊंगी, कुछ केसेस प्रोडक्शन से फिर बिजनेस एनवायरनमेंट से, मार्केटिंग से भी रिलेटेड होगा, लेकिन मैक्सिमम सिंस माय फोर्टे इज HR, तो मैक्सिमम HR, OB और PPM से होगा, ठीक है ना? बट थोड़ा बहुत मार्केटिंग और एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड, कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड मैं लूंगी, ठीक, केसेस लूंगी और सॉल्व कराऊंगी। केस, अब मैंने क्या बताया, केस सॉल्व करना मतलब सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप जाते हैं जो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना, जो आप रूटीन काम कर रहे हैं वैसा नहीं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है, तो हाउ अ मैनेजर विल हैंडल, राइट? इसीलिए आपको केस स्टडी सीखना, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप जो पढ़ते हैं केस स्टडी में एक और भी बेनिफिट है, कोई इसका बंधा बनाया क्या है आंसर नहीं है, राइट? केस स्टडी में ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है। केस स्टडी बहुत ओपन है, बहुत पर्सनल है। जो प्रत्येक आंसर है वो कोमल से अलग हो सकता है, जो कोमल का आंसर है वो माही से अलग हो सकता है, राइट? आपको अपने केस को और अपने कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व आदमी अपने अपने तरीके से करता है ना, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है, डिफरेंट तरीका हो सकता है, लेकिन आपका जो भी तरीका है दैट शुड बी लॉजिकल, ठीक है ना? उसके सपोर्ट में आपको मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज या जो भी है वो एक देना पड़ेगा सपोर्टिंग, कि मैं ये सोल्यूशन करूंगी जब मैं अगर इस सिचुएशन को हैंडल करूंगी तो, और ये सोल्यूशन क्यों करूंगी, इसका ये लॉजिकल मेरे पास बैकग्राउंड है, ठीक है ना, ये मेरा बैकअप है लॉजिकली। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट केसेस, ठीक है? मैं छोटा केस आज डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं कि केस कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना? ये ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग ऑफलाइन आ जाइएगा और आप लोगों को मैं केसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, फिजिकल पेपर, ठीक है ना? एंड देन आपको सॉल्व करना होगा, टाइम दूंगी, एक आध मैं पहले करवाऊंगी, फिर आप खुद करेंगे। लेकिन केसेस 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के मतलब एक होता है ओपन एंडेड केस और एक होता है क्लोज एंडेड केस, ठीक है ना? ओपन एंडेड केस जहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, राइट? केस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, और आप एक मैनेजर है एंड हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओपन एंडेड केस में नीचे कोई क्वेश्चन आया नहीं रहता, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे रहते आपसे, वो उसको हम ओपन एंडेड केस कहते हैं। यहाँ पे आप पूरा अपना ऑथोरिटी यूज कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? क्लोज एंडेड केस होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना, 2 3 4 क्वेश्चंस रहता है और आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है। अब केस को सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ तो एक गाइडलाइन होना चाहिए ना कि ऐसे हम बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। मैं बता देती हूँ, राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स। मैं आपको देखो, बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने जैसे कहा कि केस को सॉल्व करने के लिए हर इंडिविजुअल का अपना अलग सॉल्यूशन हो सकता है, वो उसको अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर आपको मैंने प्रॉब्लम दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को, आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे ना, या फिर सीधा सॉल्यूशन दे देंगे, राइट? तो देर आर, कहीं पे आप 8 स्टेप्स देखिएगा, कहीं पे 7 स्टेप्स, कहीं पे 6 और कहीं पे 5 स्टेप्स, यानी 5 to 8 के बीच में ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स। लेकिन कैसे आप आगे बढ़ेंगे? राइट डाउन फर्स्ट, ये आपके कुछ टिप पे होना चाहिए कि दीज थिंग्स कैन बी फॉलोड, ठीक है? बहुत जरूरी नहीं कि आप सारे जो मैं स्टेप्स अभी बताऊंगी सारे स्टेप्स आप इंप्लीमेंट कर लेके इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम कैन बी कवर्ड, राइट? जो आपको जितना कवर कर सके उतना करिए। फर्स्ट है सिचुएशन एनालिसिस, फर्स्ट पॉइंट है। मैम टॉपिक है
टॉपिक क्या है? केस स्टडी हमारा टॉपिक है, जिसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आपको मैं बताऊं केस स्टडी। और मैंने अभी तक बताया कि केसेस क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आपको प्रैक्टिकली हैंडल कर देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी चूंकि आपका ये ट्रेनिंग ही है, क्लासरूम स्टडी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, यस, डैश डैश, fill in the blank. Classroom study is also the type of what? Case study. Dash training. चलो, dash training. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बिल्कुल, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अभी तो ट्रेनिंग इसीलिए मिल रही है ना कि बीबीए करके जब किसी ऐसे पोजीशन पे जाओगे, एमबीए करके जब किसी मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे, तो हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, कभी पता चलेगा कि एम्प्लॉयज भूख हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, कभी पता चलेगा सप्लायर माल देने से मना कर रहा है, कभी चलेगा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी हो गई जो अब हमारे बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा। हाउ विल यू हैंडल दोज सिचुएशंस, राइट? समझ में आ रहा है? ये सारे ट्रेनिंग है। तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, कुछ लाइव एग्जांपल्स देंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट कंपनीज में सिचुएशन को हैंडल किया और आप कैसे कर सकते हैं। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अभी फर्स्ट पॉइंट है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब होता है समरी ऑफ द केस। केस होगा 1-2 पेज का हो सकता है। जितना लंबा केस उतना आसान सॉल्यूशन, जितना छोटा केस उतना ज्यादा आपको खुद से हाइपोथेटिकल आंसर्स, आपको खुद से एज्यूम करके आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बड़े केसेस में ना सारे आंसर दिए होते हैं, उसे नीचे ढूंढ के निकालना है, लेकिन छोटे छोटे केस पे आपको खुद बताना पड़ेगा। ये मोटिवेशनल थ्योरी यहाँ पे लगेगा, राइट, ये मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगेगा, तो वो होता है। लेकिन सिचुएशन एनालिसिस को ब्रैकेट से लिख लो समरी, समरी ऑफ द केस। समरी ऑफ द केस का मतलब हुआ कि जो आपको 2 पन्ने का, 1 पन्ने का या 1 पैराग्राफ का, जितना ही छोटा केस है, ठीक है, आपको मिला है, आप उसका सिचुएशन एनालाइज करिए और उसको समराइज्ड फॉर्म में लिखिए। ये समरी कितना होना चाहिए? तो जितना टोटल वर्ड्स है केस में उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 500 वर्ड्स का मान लो केस है, तो कितना होना चाहिए? 140 विल बी डू, राइट? 140 to 150 के बीच में आपका समरी हो जाना चाहिए। यू डोंट नीड टू री राइट द होल केस, ठीक है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, उसको री राइट कर देते हैं, एक आध लाइन को छाट दिया, बाकी उसी को रिप्रोड्यूस कर दिया। नहीं, आपको उस केस को समझ के जो लगता है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, आप बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जॉट डाउन कर दीजिए। वो 1/3 वर्ड्स में कवर अप हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली इसके लिए आप गिनोगे तो नहीं एग्जाम में बैठ के 20 मार्क्स का अगर केस स्टडी आएगा, जो अभी नहीं आएगा लेकिन 5th या 6th में आएगा, राइट? वो अभी नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा केस स्टडी आप लोग एग्जाम में। लेकिन अगर आएगा तो आप गिनोगे थोड़ी ना बैठ करके कि कितने पेज, कितने वर्ड का ये केस है और कितना होना चाहिए। आपको ऑलमोस्ट एक अंदाजा लग जाएगा कि अगर एक लाइन में 5 वर्ड्स है और इसमें लाइंस है इस केस में, तो कितने होगा इसमें वर्ड्स, और उसके हिसाब से आप 1/3 मोटा मोटी, इवन जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, वो भी क्या गिनने जाएगा? 1/3 से ज्यादा तो नहीं हो गया 2 वर्ड, नहीं गिनने जाएगा ना। तो आपको समझ में आ जाए कि नॉट हाफ, जस्ट 1/3 होना चाहिए वर्ड का सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है केस स्टडी को, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ना। तो फर्स्ट विल डू समरी ऑफ द केस या सिचुएशन एनालिसिस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट डाउन फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दोनों आप लिख सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब आपने समरी लिख दिया, अब पूरे केस में आपको प्रॉब्लम क्या क्या नजर, ठीक है, एम्प्लॉयज मोरल डाउन है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम नजर आया आप उसको 1, 2, 3 लाइन में लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? यू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स और यू आइडेंटिफाइड दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस केस, ठीक है ना? फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो जो भी केस पे है उसको आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में 2-3 पेज में, 2-3 पॉइंट्स में कवर कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, फैक्ट। फैक्ट मतलब बहुत सारे केसेस में नंबर्स रहते हैं, ईयर्स रहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है ना, वेज में कितना हाइक हुआ। तो जो फैक्ट्स दिए गए हैं, इस ईयर से इस ईयर तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन अगले 2 साल तक क्या हुआ? बहुत सारा स्ट्राइक हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिस ड्यूरेशन में, जितने लंबे ड्यूरेशन में स्ट्राइक हुआ, नंबर्स जो भी है, फैक्ट
जो भी हैं आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो भी चीजें दिया गया उसको लिख सकते हैं वहां पे, इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केसेस में नंबर्स दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी या फिर कोई नंबर्स या कोई क्वांटिटेटिव टर्म दिया गया है तो राइट डाउन, ठीक है ना, इतना परसेंट एम्प्लॉय नए थे, राइट, तो परसेंटेज ऑफ न्यू एम्प्लॉय यू कैन राइट डाउन दिस टाइप, ठीक है ना। इस तरीके से आप फैक्ट्स को एक आध लाइन में लिख लीजिए, एक आध पॉइंट ही लिखना होगा, ठीक है ना, जो भी फैक्ट्स हैं उसको आप एक एक लाइन में लिख रहे हैं। ये स्किप भी किया जा सकता है क्योंकि जहां पे आपके मैथमेटिकल्स या ऐसा कोई टर्म नहीं यूज किया गया वहां पे आपको फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट कैन बी स्किप। मैंने कहा ना, ये जो मैं 5 या 7 पॉइंट लिखाऊंगी ये बिल्कुल अब आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा केस है और कौन कौन सा पॉइंट आपको इसमें इंप्लीमेंट करना है, बट बाय डिफॉल्ट पहला 2 पॉइंट है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन मतलब उस केस में दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी इंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ पे सिमुलेशन ट्रेनिंग होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुआ जिस वजह से ये सिचुएशन हुआ और ये गलतियां हुई, राइट। तो आप अजम्पशंस मतलब which managerial theories can be applied in this case वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपका assumptions क्या है, जरूरी नहीं कि उस केस में है लेकिन आपको ऐसा लगता है, राइट, ये सब हुआ होता तो ये सिचुएशन नहीं होता या ये सब हुआ होता तो सिचुएशन अच्छा होता। समझ में आया? आपका जो assumptions का क्या मतलब होता है, योर ओन थॉट, ठीक है ना, जो कि उस केस में मेंशन नहीं है लेकिन आप क्या कैसे इवैल्यूएट करेंगे उस सिचुएशन को, आपका जो एजम्पशन है उसको रिलेट करके मैनेजरियल प्रिंसिपल से या थियोरीज से कि दीज थियोरीज कैन बी अप्लाइड, लीडरशिप थियोरीज कैन बी अप्लाइड, ठीक है ना। in place of autocratic leadership we can apply participative leadership approach। अब लीडरशिप में बोल रही हूँ तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, राइट, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरा ये अजम्पशन है, ठीक है ना, इस केस को करके मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल और ये थ्योरीज यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, राइट। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस, राइट। स्वॉट एनालिसिस नॉर्मली ओपन एंडेड केस में किया जाता है क्योंकि वहां करने के लिए और कुछ नहीं है, तो आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। क्या होता है स्वॉट, यू ऑलरेडी नो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इसको आप लिख भी सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक एक पॉइंट, एक दो पॉइंट में लिख करके, या फिर आप एक मैट्रिक्स बना करके जिसको हम बांट देते हैं और आप SW और OT, ठीक है ना, SW कैसे आएगा, एक दूसरे के सामने आएगा और OT एक तरफ चला, सॉरी W और T एक तरफ आ जाएगा और S और O एक दूसरे के नीचे आएगा, यानी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज एक्सटर्नल, स्ट्रेंथ आर ऑलवेज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सिमिलरली वीकनेस एंड थ्रेट में वीकनेस आपके अपने अंदर है यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, सिचुएशन के अंदर है, एंड थ्रेट जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है, ये आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी केस का, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस अगर ओपन एंडेड केस है तो बस इतना ही करना है, यानी ओपन एंडेड केस में क्वेश्चन नहीं दिए गए तो आप इतना करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। केस को स्वॉट एनालिसिस कर दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, दैट्स इट। लेकिन अगर क्लोज एंडेड है, और आपको मोस्टली क्लोज एंडेड मिलेगा, क्लोज एंडेड यानी आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस जिसका आंसर करना होगा, तो इसके बाद जो होगा वो क्लोज एंडेड केस के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें है जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट आइडेंटिफाई किया उस केस का या उस कंपनी का, उसके बाद क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली व्हेन यू डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इट शुड बी मोर देन 2-3, राइट। 3, 4, 5 तो कम से कम होने चाहिए, आप 4 भी करेंगे, 3 भी करेंगे तो इट इज मोर देन एनफ, राइट। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आप जनरेट करें कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो आपको 3-4 ऑप्शंस लेके आने हैं वहां पे। दीज कैन बी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड फाइनली एट द एंड बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, यानी मुझे लगता है आउट ऑफ these 4 solutions this is the best suitable solutions for this problem. Why this is best suitable solution? You have to give your logical explanation by just referring to some theories, principles जो आपको लगता है कि ये हमारे बुक में पढ़ा गया है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दी है, अगर आप थोड़ा सा HRM पढ़ लेंगे
तो आप ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरीज जानेंगे, प्रिंसिपल जानेंगे। केस तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं है, राइट? क्योंकि केस में रहेगा ग्रुप प्रॉब्लम, ठीक है ना। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं है, ग्रुप बिल्कुल मिलजुल के काम नहीं कर रहा है, इस कारण से उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, राइट? अब जब तक आप ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप डायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स के बेनिफिट्स नहीं पढ़ेंगे, हाउ विल यू रिलेट योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर केस? कैन यू? नहीं कर सकते हैं ना, नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना पढ़ा है मैं कोशिश करूंगी कि मैं उतना ही ढूंढ ढूंढ के लाऊं, ओबी और पीओएम से ज्यादा रिलेटेड हो। एचआर में भी समहाउ आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन जितना आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर रहेगा ना, उतना जल्दी आप केस सॉल्व कर सकते हो। केस, एक और बात बता दूं, जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया है ना, पैसेज है ना, पैसेज होता है और पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर देख के लिखना होता है, होता ये वैसे ही है। लेकिन पैसेज में नॉर्मली हम अंडरलाइन कर लेते हैं और उसी आंसर को रिप्रोड्यूस कर देते हैं, राइट? केस को वहां पे आंसर दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ये थियरी होगा, यहाँ पे ये ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, ये सब आपको मालूम है। लेकिन आपको आंसर अपने तरीके से लिखना है, यानी केस का कोई रटा रटाया आंसर नहीं होता है। तो जो थोड़ा सा भी सेंसिबल स्टूडेंट है उसके लिए ये सबसे इजी हो जाता है, क्योंकि आप केस पढ़िए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं, आप अपने हिसाब से उसको आंसर को लिख सकते हो। यानी आपको इसकी तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तैयारी के तौर पे बस इतना कर लीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि ओपन एंडेड केस आएगा तो सिचुएशन एनालाइज करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, फैक्ट अगर है तो लिखना है, नहीं है तो स्किप करो, अजम्पशंस लिखना है, थियरीज क्या क्या यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस करके कंक्लूजन कर देना है। और अगर क्लोज एंडेड है तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करना है, और इसमें से जो सबसे सुटेबल मुझे लगता है मैं लिख दूंगी, आपको जो भी लगता है सही है, लेकिन आप उसके लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, राइट? राइट? ऐसा नहीं है कि जो नंदिनी लिखेगी और जो कोमल लिखेगी वो गलत हो जाएगा, राइट? अगर नंदिनी का सही हुआ तो कोमल का गलत हो जाएगा, दोनों का सही हो सकता है, provided you have supported your suitable solutions with the any managerial principles or theories, right? तो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ना, राइट? है कि नहीं है? ठीक है, Yes, ma'am. इस तरीके से आप केस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? केस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, फिर से मैं एक बार बता दूं, जो मैंने लिखवाया है दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, ये एक जनरल तरीका है केस को सॉल्व करने का। बहुत बार केसेस में आप सीधा कंपनी का ब्रीफ, ठीक है ना, जो हमने कहा समरी लिख देंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और शॉर्ट एनालिसिस कर देंगे। कई बार इतना ऐसा भी होता है, अगर आपको लाइव केसेस मिले, ठीक है ना, लाइव केसेस सॉल्व करने का मिले कि ठीक है तुम अपने एरिया में किसी ऐसे, मैंने करवाया हुआ है और मैंने किया हुआ है लाइव केसेस सॉल्व। जब मैं एमबीए करी तो पुणे में हम लोग को दिया गया था कि केस स्टडी करिए, कुछ भी टॉपिक खुद से चुनिए, किसी एंटरप्रेन्योर, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं आप जिनसे प्रभावित है या जिनके स्टोरी पर क्या आपको लगता है कि ऐसे इन्होंने क्या किया कि इतने सक्सेसफुल हुए, या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस ने ऐसा क्या किया कि डूब गया, दोनों ही केस हो सकता है, राइट? आप जाइए, आप उनका कंटेंट उनसे लीजिए और आप अपना स्वॉट एनालिसिस करके जमा करिए, राइट? तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, वहां पे एक कॉटन क्लब था, कॉटन काउंटी था, उसी तरह जोशी बड़ा वाला है, ठीक है ना। अब आपको ना जो डोमिनोज है, जो पिज्जा हट है, उनका एक्चुअली कॉर्पोरेट ऑफिस हर जगह नहीं होता, तो आप वहां के डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। डेटा कौन देगा? मैनेजमेंट देगा ना, डेटा मैनेजमेंट शेयर कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे किया था जोशी वड़ा वाला। जब आप जाओगे महाराष्ट्र, ये तो पता है तुमको कि वड़ा पाव इज वेरी फेमस इन पुणे या इन महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर, ठीक है ना, बहुत फेमस है वहां पे। तो हम, किसी बच्चे ने अपने से पिक करना था, कोई ऐसा नहीं था कि आपको कुछ दिया जा रहा, और मैं बस बोला गया था कि एक केस स्टडी प्रेजेंट करना है कॉलेज में, ठीक है। तो सबने अपना अपना चुना, हमने जोशी वाड़ा वाला इसलिए चुना क्योंकि हम एक्सेसिबल थे वहां तक, उनके घर के फैमिली की एक लड़की हमारे साथ पढ़ रही थी, तो इजी एक्सेसिबल है ना मैनेजमेंट वहां का, हम आसानी से उन तक पहुंच सकते थे, क्योंकि मैनेजमेंट तक पहुंचना एक थोड़ा चैलेंज होता है।
तो हमने वो चुना, ठीक है ना। एंड देन अब कैसे उनका टेस्ट, जैसे कि ये है, मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन बताया है कि आप एक बार स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, फिर आप किसी भी जगह के पिज्जा हट का या डोमिनोज का कोई भी पिज्जा खाओ, सेम रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम इन टेस्ट। क्यों? क्योंकि उनका स्टैंडर्डाइजेशन है। हम लोगों ने उससे जोशी वड़ा वाले पे किया था कि आपने कब अपना पूरा कंपनी का ब्रीफ, कब बिजनेस शुरू किया, राइट, कैसे बिजनेस शुरू किया, कितने लोग थे बिजनेस शुरू करने के समय, क्या कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, और अभी एक आउटलेट के बाद 2 आउटलेट, और अभी आपके 40-45 आउटलेट है अक्रॉस द महाराष्ट्र, सिर्फ पुणे में नहीं, एंड एवरीवेयर यू हाउ perfectly you have maintained the quality and the benchmark of your product। कैसे हर जगह एक जैसा चटनी, एक जैसा बड़ा और एक जैसा पाव आप बना करके एक जैसा सर्विस डिलीवर करते हो, राइट। ये आप कर सकते हैं ना। आप सब कुछ डेटा कलेक्ट करिए एंड देन व्हाट करिए, सिचुएशन को एनालाइज करिए, समरी करिए, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंस वी आर कवरिंग सम सक्सेस स्टोरी, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे स्वॉट एनालिसिस हो सकता है, उनके थ्रेट फॉर्म हो सकते हैं, राइट, लोकल प्लेयर्स कैन बी थ्रेट, राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ठेला वाले होते हैं, बहुत सारे डेयरी वाले होते हैं, लेकिन इनका अपना ब्रांडिंग हो चुका है, राइट, इनकी अपनी बेंचमार्किंग है जो इनके लिए फोटे है, ठीक है ना, नाम ही काफी है, कभी कभी होता है ना, तो जोशी वड़ा वाला नाम ही काफी है, पुणे में चले जाओ, दुर्गा कैफे नाम ही काफी है, एक गिलास, जिस टाइम की मैं बात करूँ, हो सकता है ज्यादा बढ़ गया होगा तो 15-16 से भी ज्यादा नहीं होगा, वो इतना इकोनॉमिक है दुर्गा कैफे कि वो आपको कोल्ड कॉफी पिलाता है, एक गिलास कोल्ड कॉफी 10 रुपीज में, क्या मिलता है 10 रुपीज में, और खासकर उस एरिया में जिस एरिया में स्टूडेंट्स बहुत है, मेजोरिटी ऑफ पॉकेट फ्रेंडली, यस, पॉकेट फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिक भी है, और आपको क्या पड़ा, एकदम से आपको वहां पे मिल जाता है जहां से आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ये इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पहले आप टारगेट जो आपका कस्टमर उसको पहले चुन लीजिए। तो मैं जो आपको बता रही थी, दुर्गा कैफे का टारगेट कस्टमर ऑलवेज स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑलवेज स्टूडेंट्स, या फिर जो अभी अभी नया नया कमाना शुरू किया है, जो इजिली कहीं, आवाज कट रहा है। एक काम करो, अगर मैं और तो मुझे पता है अभी ये नेट का इशू होने वाला है कि सुबह से 3-4 क्लास ले चुके हैं, अपना डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक केस के साथ ये सारे पॉइंट कैसे हम कवर कर सकते हैं, या फिर जोशी वाला वाला से ही शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग ले नहीं पाएंगे स्क्रीनशॉट। एक काम करती हूँ मैम, SW जो आप बताए थे ओटी, वो इंटरनल एनालिसिस होता है। हाँ, मैं बता देती हूँ, SWOT तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। S स्ट्रेंथ होता है और W वीकनेस होता है, राइट, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वीकनेस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक स्ट्रेंथ हो सकता है टीम वर्क, स्ट्रेंथ हो सकता है जोशी बड़ा वाला के केस में की ट्रेनिंग, जो सेफ आते हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे पहले परफेक्शन उनको कराया जाता है, सामने बैठा के हफ्ते 1 महीने तक उनको अलग अलग आउटलेट पे भेजा जाता है, राइट। तो ये स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस क्या हो सकता है कि सिंस ये किस चीज में है, तो बड़ा में है, और जो आलू है, जो पोटैटो है, जो मसाले हैं, वो सब क्या है, पेरिशेबल है, तो आप बल्क में खरीद करके अगर रखते हैं और डिफरेंट स्टोर से भेजते हैं, तो ये अगर ज्यादा टाइम के लिए आपने स्टोरेज किया तो खराब हो सकते हैं, इसीलिए आप। मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम वॉइस ब्रेक कर रहा है। मैम आवाज ही नहीं आ रहा। मैम ग्रुप में है ही नहीं, तो आज कहाँ से आएगा। ऋतिक कंटिन्यू करो।
पर्दा अटेंडेंस ले लो, एक काम नहीं हो पाएगा। ले लिया ब्रदर, ले लिया। ओके ओके। ओके। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दो, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में बता दूंगी फिर से। मैं भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। मैंने मैसेज भी किया है किसी को, एक सेकेंड। ठीक है, ऑल टुगेदर 30 हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, 29 इनफैक्ट मुझे छोड़ के मैंने ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से पूरा समझा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। यस थैंक यू मैम, मैम हैप्पी होली मैम। नहीं जरूर करेंगे। थैंक यू मैम, हैप्पी होली मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मीटिंग एंड कर दो सियर। रहने तो नहीं यार, रुको ना। क्या अभिनव? हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली।
ऋतिक एंड कर दो मीटिंग। होस्ट कोई और है अभिनव। लिख लो, अब किसका इंतजार कर रहे हो ऋतिक? तुम किसका इंतजार करो ये बताओ।